गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स आज है 3 फरवरी 2021। तो तैयार हो जाइए फटाफट से पेन पेपर लेकर के आज के सेशन के लिए। आज के इस वीडियो में 3 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं तो सभी क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जितना भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा तो हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, ओके, जिसका आंसर जो है आप कॉमेंट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ओके। तो ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 है तो इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र को। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र को फर्स्ट रैंक जो है इस रिपोर्ट के तहत मिला है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो रिपोर्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, तो इस रिपोर्ट के तहत जो राज्यों को स्थान दिया जा रहा है, जो रैंक प्रोवाइड किया जा रहा है, तो किस आधार पर रैंक दिया जा रहा है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसी भी राज्य का न्याय वितरण प्रणाली को देखती है। अगर किसी भी राज्य का न्याय वितरण प्रणाली बढ़िया है तो उस राज्य को बढ़िया रैंक जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी कि महाराष्ट्र का जो न्याय वितरण प्रणाली है तो वो काफ़ी ही बेहतर है अन्य राज्यों के मुकाबले। तो महाराष्ट्र को कौन सा रैंक दिया गया है, तो नंबर 1 रैंक जो है महाराष्ट्र को मिला है। अगर हम अदर ऑप्शन को रिलेट करें जैसे कि तमिलनाडु, तो तमिलनाडु को जो है ये सेकंड इसको रैंक दिया गया है इस रिपोर्ट के तहत। उसके बाद तेलंगाना को इस रिपोर्ट ने तीसरा स्थान दिया है, पंजाब को चौथा स्थान दिया है और केरला को जो है पाँचवा स्थान दिया है इस रिपोर्ट ने। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये जो आपका रिपोर्ट है तो ये रिपोर्ट 2020 के डेटा पर आधारित है। और इसको जारी कब किया गया, तो इसको जारी किया गया है 2021 में आकर के। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये किस डेटा पर, किस साल के डेटा पर आधारित है, तो 2020 के डेटा पर जो है ये आधारित है। और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है, तो जारीकर्ता का नाम है टाटा ट्रस्ट, ठीक है। और देखिए, हाल ही में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि पूरे भारत के सभी जो न्यायाधीश हैं तो सभी न्यायाधीशों को एक जगह एकत्रित कर दिया जाए तो उसमें जो महिलाओं का प्रतिशत होगा, तो महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा, तो महिलाओं का प्रतिशत होगा 29%। और ये हमको किस डाटा के अकॉर्डिंग पता चला है, तो ये हमको पता चला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के तहत। अगर कल वाला अगर आपने सेशन अटेंड किया होगा तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, ये महिला वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आइए महाराष्ट्र की बात है। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, तो उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के अंदर में जो है जेल पर्यटन स्टार्ट किया है। देखिए, बहुत सारे लोगों का शौक होता है कि जेल के अंदर का माहौल कैसा है, जेल के अंदर घूमना चाहते हैं बहुत से लोग। तो ऐसे तो जेल के अंदर आम लोगों को तो एंट्री मिलती नहीं है, तो लेकिन ये महाराष्ट्र में अब संभव होगा। अगर आप महाराष्ट्र घूमने जाते हैं तो वहाँ पर आप जेल का लुत्फ उठा सकेंगे, ठीक है। जेल में कैसे कैदी रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे खाना पीना होता है, तो ये सारा चीज़ आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री ने, उद्धव ठाकरे ने जेल पर्यटन स्टार्ट किया है और ये हाल ही में स्टार्ट हुआ है। ये जो है आपका हाल ही में ये करंट अफेयर्स जनरेट हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद महाराष्ट्र में जो है देश की 100वीं किसान रेल ये शुरुआत की गई है। फिर दूसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तो हाल ही में दूसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये इसको अनाउंस किया गया है बकैया नायडू के द्वारा। तो इस पुरस्कार में जो है महाराष्ट्र इसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा, पहले स्थान पर कौन है, तो पहला स्थान पर है आपका तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर है आपका राजस्थान और दूसरे स्थान पर है जाकर के महाराष्ट्र। और देखिए, प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का जो सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण है ये स्टार्ट हुआ है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र के भीतर, ठीक है। अब आइए महाराष्ट्र की लोकेशन डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका इंडिया मैप और यहाँ पे ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं तो ये है मैप में महाराष्ट्र की लोकेशन। कैपिटल है क्या, तो कैपिटल मुंबई है। और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एंटी डोपिंग रेफरेंस लॉन्च की है। तो देखिए, ये आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, खेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो इसको आप टिक कर लीजिए। तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने एंटी डोपिंग रेफरेंस को लॉन्च किया है। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन अगर आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले डिटेल से जानिए और उस क्वेश्चन में क्या क्या टर्म लिखा हुआ है उसके बारे में समझिए। अगर आप किसी क्वेश्चन को अगर बढ़िया से एनालाइज करके अगर पढ़िएगा तो क्या होगा कि आपको ज़्यादा समय तक वो क्वेश्चन याद रहेगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एंटी डोपिंग रेफरेंस लॉन्च की है किस केंद्रीय मंत्री ने, तो किरण रिजिजू। और यहाँ पर आप समझिए, ये जो एंटी डोपिंग रेफरेंस है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ डोपिंग, तो डोपिंग क्या होता है कि खेल के क्षेत्र में जो खिलाड़ी होते हैं तो खिलाड़ी जब खेलने के लिए जाते हैं अपने फील्ड में तो वो सोचते हैं कि हम जाकर के बेहतर प्रदर्शन करें, बढ़िया खेलें। हर एक खिलाड़ी यही सोचता है। तो
खिलाड़ी क्या करते हैं, इसके लिए डोपिंग लेते हैं, यानी कि कोई नशा का सुई ले लेते हैं या नशा का सामान खा लेते हैं, थोड़ा सा ड्रग्स खा लेते हैं, जिससे कि शरीर में जो है बूस्ट हो जाता है, उसका एनर्जी बूस्ट होने लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है, ये तो साथ साथ धोखा हो गया गेम में आप धोखा कीजिएगा तो अच्छा नहीं होगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट ने एंटी डोपिंग यानी कि डोपिंग के खिलाफ जो है एक कानून लाया है। और ये जो आपका डोपिंग के खिलाफ कानून है, तो उस कानून में ये एक एंटी डोपिंग रेफरेंस लॉन्च हुआ है। और ये जो एंटी डोपिंग रेफरेंस है, ये क्या करेगा कि आपका जो भी एंटी डोपिंग से जुड़ा हुआ रासायनिक परीक्षण है, तो उसमें यूज होगा ये आपका एंटी डोपिंग रेफरेंस। और इसको डेवलप किसने किया है, तो इसको डेवलप किया है आपके एनडीटीएल ने। ठीक है, एनडीटीएल इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। ओके, तो इसने इस एनडीटीएल ने इसको डेवलप किया। और लॉन्च किसने किया है, तो लॉन्च किया है किरण रिजिजू। अब बात है यहाँ पर किरण रिजिजू जी का, तो देखिए यहाँ पर आप बीच में ये फोटो देख सकते हैं, ये है किरण रिजिजू और ये भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। ठीक है, और इनकी कॉन्टिनेंसी क्या है, तो इनकी कॉन्टिनेंसी यानी कि कॉन्टिनेंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र। तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है पश्चिमी अरुणाचल वेस्ट, यानी कि अरुणाचल पश्चिम। ठीक है, तो इनका कॉन्टिनेंसी है अरुणाचल वेस्ट और वहाँ से ये सांसद हैं। और इनके पास 2 मंत्रालय का प्रभार है, ये 2 मंत्रालय के प्रभार संभाल रहे हैं। पहला तो ये केंद्रीय खेल मंत्री हैं और प्लस में ये केंद्रीय युवा मामलों के भी मंत्री हैं। और इनके साथ देख रहे हैं अन्य अधिकारी खड़े हैं जो कि इस रेफरेंस को लॉन्च कर रहे हैं साथ में मिलकर के किरण रिजिजू के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूवी रेज से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बन गई है। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप कवर कर लीजिएगा। तो देखिए हुआ क्या है कि जो कोविड-19 का प्रकोप है, तो इस प्रकोप जैसे ही कोविड-19 अपने इंडिया में इंटर किया, तो तैसे ही सैनिटाइज का जो वर्ड है ये सभी जगह यूज होने लगा। देखिए होता क्या है, ये जो वायरस है आपका कोरोना वायरस, या क्या करती है, अगर कोई भी वस्तु इस वायरस के टच में आ जाता है ना, तो उस वस्तु पर जो है इस वायरस का प्रभाव ये घंटों तक एक्टिव रहती है उस वस्तु पर ये वायरस। ठीक है, वस्तु का टाइप है, अगर कोई वस्तु मेटल है या कोई वस्तु प्लास्टिक है, तो हर एक वस्तु पर हर एक घंटा से जो है ये, किसी वस्तु पर 10 घंटा तो किसी पर 24 घंटा, इस तरह से जो है ये एक्टिव रहती है। तो देखिए जो आपका मेट्रो कोच है, तो मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने के लिए जो है यूवी रेज से अब इसको सैनिटाइज किया जाएगा। तो भारत की जो पहली मेट्रो सेवा बनी है वो कौन बनी है, तो वो है लखनऊ मेट्रो, यानी कि लखनऊ मेट्रो को जो है सैनिटाइज किया जाएगा यूवी रेज से। यूवी रेज से क्या होगा कि एक उपकरण तैयार किया गया, एक मशीन बनाया गया है और उस मशीन में जो है आपका यूवी रेज लगा दिया गया। यूवी रेज मतलब समझते हैं, पराबैंगनी किरण आपने सुना होगा, तो पराबैंगनी किरण होता है यूवी रेज। और यूवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूवी का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा वायलेट रेज। क्या होता है यूवी रेज का फुल फॉर्म, तो अल्ट्रा वायोलेट रेज जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके माध्यम से जो है सैनिटाइज किया जाएगा। इसके माध्यम से सैनिटाइज कैसे होगा कि एक मशीन तैयार किया गया, उसमें जो है पराबैंगनी किरण यानी कि यूवी रेज लगा दिया गया है। देखिए आपको पता होगा कि पराबैंगनी किरण से रेडिएशन निकलता है, काफ़ी डेंजर रेडिएशन होता है ये पराबैंगनी किरण का रेडिएशन। तो इस रेडिएशन के संपर्क में जितने भी वायरस आएंगे, अगल बगल जो जितने भी वायरस होंगे, तो सभी वायरस इस रेडिएशन से जो है नष्ट हो जाएंगे। तो ये है यूवी रेज से सैनिटाइजेशन। और भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बन गई है यूवी रेज से सैनिटाइज के मामले में, तो वो है लखनऊ मेट्रो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम सिल्क मेले के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है। तो देखिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम सिल्क मेला, ओके, तो इसका उद्घाटन किया है स्मृति ईरानी ने। और स्मृति ईरानी ये केंद्रीय कपड़ा मंत्री है। ठीक है, ये केंद्रीय कपड़ा मंत्री है स्मृति ईरानी, और इन्होंने अभी इस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम सिल्क मेला का जो है उद्घाटन किया है। और ये जो आपका भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम सिल्क मेला 2021 में जो इसका उद्घाटन किया गया है 2021 में, तो ये इसका 8वां संस्करण है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये जो 2021 में जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम सिल्क मेला का उद्घाटन किया गया है स्मृति ईरानी के द्वारा, तो ये इसका कौन सा संस्करण है, तो ये है इसका 8वां संस्करण। तो इससे पहले 7 संस्करण पीछे हो चुका है और ये इसका 2021 में 8वां संस्करण है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह स्मृति ईरानी रेशम के कपड़ों का ब्यौरा ले रही है, यहाँ पर देख रहे हैं, और इसके साथ अन्य अधिकारी खड़े हैं। और स्मृति ईरानी इनके पास भी 2 मंत्रालय का प्रभार है। पहला तो ये केंद्रीय कपड़ा मंत्री है ही, और प्लस में ये केंद्रीय महिला और बाल विकास की मंत्री है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है,
हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो देखिए आयुष्मान भारत योजना, अब इसको जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है इस आयुष्मान भारत योजना को। तो आयुष्मान भारत योजना के अभी नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ बने हैं। तो कौन बने हैं? तो आर एस शर्मा अभी प्रेजेंट टाइम में जो है आयुष्मान भारत के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। अच्छा, आर एस शर्मा अभी बने हैं, तो आर एस शर्मा से पहले जो इस पोस्ट पर कार्य कर रहे थे तो वो कौन है? तो वो है इंदु भूषण। कौन है? तो इंदु भूषण आर एस शर्मा से पहले इस पोस्ट पर कार्यरत थे। और अभी नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो आर एस शर्मा। तो ये ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर बात है आयुष्मान भारत योजना की। इस योजना को स्टार्ट कब किया गया था? तो इस योजना को स्टार्ट किया गया था 14 अप्रैल 2018 में। ठीक है, और ये जो आपका डेट है 14 अप्रैल का डेट, इसको 18 को गोली मारिए। पहला आप इसको समझिए, ये जो 14 अप्रैल की जो तारीख है, 14 अप्रैल की तारीख आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 14 अप्रैल के दिन जो है बाबा साहेब, जिसको हम लोग भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं, तो उनकी जयंती है इस दिन। ठीक है, 14 अप्रैल को हर एक साल हम लोग जो है बाबा साहेब की जयंती सेलिब्रेट करते हैं। और इन्हीं के जयंती के शुभ अवसर पर जो है इस आयुष्मान भारत योजना को स्टार्ट किया गया था। कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, बीजापुर जिला में। ठीक है, तो इतना। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था इस योजना को? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब देखिए इस योजना को, ये जो आपका आयुष्मान भारत योजना है, तो इस योजना में होता क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य, इस योजना को जो स्टार्ट किया गया है, तो इस योजना को किस पर्पज से स्टार्ट किया गया है? ताकि जितने भी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं, तो उन लोगों को जो है मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा मुहैया करा सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस योजना को स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक, शॉर्ट में कहे तो आरबीआई, तो आरबीआई ने किस बैंक का अभी लाइसेंस कैंसिल कर दिया है? तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी शिवम सहकारी बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है। और इससे पहले अभी शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया गया है। इससे पहले और भी बैंकों का लाइसेंस कैंसिल किया गया था, जैसे कि आपका कराड़ जनता सहकारी बैंक, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक और बसंत दादा नगर सहकारी बैंक। तो इन बैंकों का भी लाइसेंस जो है आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है। और ये जो जितने भी बैंक हैं, तो सभी बैंक कहाँ पर स्थित हैं? तो सभी बैंक महाराष्ट्र के बैंक हैं। और ये भी जो आपका शिवम सहकारी बैंक है, तो ये भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब बात है यहाँ पर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसको स्थापित कब किया गया? तो इसको स्थापित किया गया 1 अप्रैल 1935 के दिन। ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो इतना इस क्वेश्चन से आपको जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के आपातकाल की घोषणा कर दी है? देखिए अभी जो है म्यांमार की जो सेना है, जो आर्मी है, तो उसने अभी वहाँ तख्ता पलट कर, गवर्नमेंट का जो तख्ता है वो पलट दिया है, तख्ता पलट कर दिया है। ओके, और वहाँ की जो शासन है आंग सान सूकी, वहाँ की म्यांमार की स्टेट काउंसलर है आंग सान सूकी, तो उसको जो है बंदी बना लिया है और जेल में डाल दिया है। और उसके साथ जो अन्य नेता हैं उनको भी जो है जेल में डाल दिया गया है। देखिए ये वहाँ पर म्यांमार में तख्ता पलट इसलिए हुआ है कि सेना लोग जो हैं, तो इनका आरोप ये है कि जो इलेक्शन हुआ था म्यांमार के अंदर, तो म्यांमार में जो इलेक्शन करवाया गया, तो म्यांमार में इलेक्शन जो है धोखाधड़ी से, यानी कि इसमें घपला हुआ है। इलेक्शन में क्या हुआ है? घपला हुआ है। ये किसका आरोप है? तो सेना लोगों का आरोप है। और इसको इसी आरोप की वजह से सेना लोगों ने क्या किया है कि सांसद पर घुस करके और सभी को जो है जेल में डाल दिया गया है। वहाँ के स्टेट काउंसलर आंग सान सूकी को जो है रियासत में ले लिया गया है और अन्य नेताओं को भी रियासत में ले लिया गया है। और 1 साल तक का जो है वहाँ पर इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है, आपातकाल घोषित कर दिया गया। अब देखिए म्यांमार की बात है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है मैप में आपका म्यांमार। और म्यांमार की कैपिटल क्या है? तो म्यांमार की कैपिटल है नाइपो ताओ। क्या है? नाइपो दाओ वहाँ की कैपिटल है। और करेंसी की बात करें तो करेंसी है बर्मिस कयात। और प्रेसिडेंट कौन है? तो विन माइंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी बजट 2021 में सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो देखिए आपको पता होगा कि बजट जारी हुआ है इस बार 2021 में। और हाँ, ये काफ़ी चर्चा में रहेगा इस बार का बजट। क्यों चर्चा में रहेगा इसमें, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब से आज़ाद हुआ है अपना भारत, तब से लेकर के अभी तक जो है ये फर्स्ट टाइम है जो कि बिना दस्तावेज वाला बजट
पेश किया गया है। और ये बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? तो ये बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो बजट 2021 में सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कर दिया है 74%। सबसे पहले एक टर्म यहाँ पे आप समझिएगा, एफडीआई का मतलब क्या होता है। देखिए एफडीआई क्या है, किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश एफडीआई कहलाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए अपना देश भारत है, ठीक है, अपना देश भारत है, अपना देश जो भारत है जाकर के अमेरिका की कंपनी में कुछ पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ की कंपनी का शेयर खरीद रहा है, वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो अपना देश भारत जो अमेरिका में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो अमेरिका के लिए जो अमेरिका में जो भारत के द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया गया, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा एफडीआई। और एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफडीआई का फुल फॉर्म होता है एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई का फुल फॉर्म होता है। और ये क्या होता है? इसका मतलब क्या है? किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश जो है एफडीआई कहलाता है। ठीक ना, तो ये समझ गए होंगे आप। और देखिए यहाँ पर मैं बता रहा था बजट के बारे में, बजट के बारे में चर्चा हो रही थी। तो देखिए ये जो इस बार 2021 का जो बजट पेश किया गया है, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। और ये आपका बिना दस्तावेज वाला बजट है। और पूरे अभी इतिहास में ऐसे जो है एक बार भी बजट पेश नहीं किया गया था। और जो बिना दस्तावेज का जो बजट पेश हुआ है, तो इसके लिए एक ऐप भी लॉन्च किया है निर्मला सीतारमण ने। तो उस ऐप का नाम क्या है? तो उस ऐप का नाम है यूनियन बजट ऐप। ठीक है, यूनियन बजट ऐप। वहाँ पर हर एक लोग वहाँ पर रजिस्टर कर पाएंगे और वहाँ से जो है बजट क्या है क्या नहीं है वो जान सकेंगे। तो ये चीज़ था, ये आपका बजट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने 2020 को रिकॉर्ड का सबसे खराब वर्ष घोषित किया है? तो देखिए 2020 जो साल था, तो 2020 सभी लोगों का तो बेकार चला गया, ये आपको पता ही है। कोई भी कुछ नहीं कर पाए, यानी कि जो करना चाहते थे वो कर भी नहीं पाए। और जो विदेश यात्रा था, यानी कि एक देश से जो दूसरे देश लोग जाते हैं फ्लाइट से या किसी और व्हीकल से, तो वो भी यानी कि विदेश यात्रा भी बंद कर दी गई। इसलिए जो है रिकॉर्ड का जो सबसे खराब वर्ष है ये है 2020। और किसने ये घोषित किया है कि 2020 रिकॉर्ड का सबसे खराब वर्ष है? तो ये घोषित किया है, ये अनाउंस किया यूएनडब्ल्यूटीओ ने। और यूएनडब्ल्यूटीओ इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसने अनाउंस किया है कि जो 2020 का जो साल है ये रिकॉर्ड का सबसे खराब साल है। क्यों खराब साल है? क्योंकि ना ही कोई विदेश यात्रा हो पाया, जितने भी विदेश यात्रा थे तो सभी विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि कोविड-19 थम सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव रंजन को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो देखिए राजीव रंजन, तो इनको जो है अभी तमिलनाडु राज्य का नया मुख्य सचिव अपॉइंट किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, तो यही है राजीव रंजन। और तमिलनाडु राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है इनको। तो देखिए ये है आपका इंडिया मैप, और सबसे नीचे अगर आप ध्यान दें तो ये है मैप में आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो इडापति के पलानीस्वामी। और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर ऑफ द डे। तो देखिए पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका ये आंसर है। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, हाल ही में एसबीआई कार्ड के नए एमडी तथा सीईओ कौन बने हैं? तो देखिए एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड, इसके अभी नए एमडी तथा सीईओ बन गए हैं राम मोहन राव। इसका सही आंसर दिया था विवेकानंद कुमार ने, तो उन्होंने इसका राइट आंसर दिया राम मोहन राय। इनको जो है एसबीआई कार्ड का नया एमडी तथा सीईओ बनाया गया है। देखिए यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन मिलेगा देखने को, क्योंकि दोनों क्वेश्चन हाल ही में बने। पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा कि एसबीआई कार्ड के नए एमडी सीईओ कौन बने, तो आपको आंसर क्या करना है? तो अब आपको आंसर करना है राम मोहन राव। अगर आपसे पूछ दे कि एसबीआई बैंक के जो नए एमडी सीईओ बने हैं, एसबीआई ने अपना नया एमडी सीईओ किसको नियुक्त किया है, तो तब आपको आंसर करना पड़ेगा अश्वनी कुमार तिवारी और एस जानकी रमन। इन दो लोगों को एसबीआई बैंक ने अपना नया एमडी सीईओ अपॉइंट किया है। देखिए यहाँ पर अंतर क्या चीज़ है, एसबीआई कार्ड और एसबीआई बैंक। कार्ड और बैंक का अंतर है। और देखिए दोनों चीज़ तो एसबीआई का ही है, बट यहाँ पर कार्ड और बैंक, इस अगर हम एसबीआई कार्ड की बात करें ना, तो इसको स्थापित किया गया था 1998 में। और वहीं अगर हम लोग एसबीआई बैंक की बात करें, तो एसबीआई बैंक को कब स्थापित किया गया था? तो एसबीआई बैंक को स्थापित किया गया था 1 जुलाई 1955 में। तो दोनों अंतर यहाँ पर हो जाता है, दोनों स्थापना में दोनों को स्थापित अलग अलग किया गया था। ठीक है, दोनों तो एसबीआई ही है, बट एसबीआई कार्ड अलग है और एसबीआई बैंक अलग है।
ठीक है ना। तो एसबीआई के एमडी सीईओ बनाए गए हैं राम मोहन राव, और एसबीआई बैंक के नए एमडी सीईओ अपना किसको नियुक्त किया है, तो अश्विनी कुमार तिवारी और एस जानकी रमन को। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। हाल ही में वैश्विक स्तर पर 5वां सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है। तो देखिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो 5वां सबसे मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग ब्रांड बना है वो कौन बना है। ऑप्शन दिया हुआ है इंटेल बना है, या जियो बना है, आइडिया बना है, या सियोमी बना है। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। देखिए वो आपका इंडियन ब्रांड है जो वैश्विक स्तर पर 5वां सबसे मजबूत ब्रांड बना है, तो वो आपका भारत का ही ब्रांड है। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा आपको कमेंट करके बताना है। इंडिया का वो कौन सा ब्रांड है जो 5वां सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड बना है। तो कमेंट में आंसर जरूर लिखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जो है इसका फ़ायदा ले सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद जय भारत।